नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन हब इंडिया में। तो दोस्तों, जैसा कि अपन राजस्थान जीके को बिल्कुल आरएस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से दोस्तों उसी कड़ी में मैंने आपको एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया है आपके लिए, जिसका नाम है दोस्तों इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी प्लस राजस्थान पॉलिटी अपन साथ के साथ कवर करेंगे। अपन जो दोस्तों पॉलिटी में सबसे पहले पढ़ेंगे वो संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान से संबंधित दोस्तों जो भी क्या क्या अपने पास बिंदु आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, उन्हीं को अपन कवर करेंगे। काफ़ी डीप तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा। चाहे आरएस का एग्जाम हो, कोई सा भी अन्य एग्जाम दो आप, ठीक है, उनमें आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। अब जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में वो करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले इसके इतिहास के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो संविधान बनाए हैं उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद काफ़ी सारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्ट निकाले। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी काफ़ी सारे एक्ट निकाले, प्रावधान किए। किस प्रकार से संविधान की मांग हुई दोस्तों, किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण हुआ और किस तरीके से संविधान सभा ने अपने जो भारतीय संविधान है उसको तैयार किया, कितना समय लगा, क्या लगा, सब कुछ पढ़ेंगे पहले। फिर उसके बाद जो संविधान के प्रावधान है, जो अनुच्छेद हैं, उनको अपना अध्ययन करेंगे। साथ के साथ थ्योरी के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि किस प्रकार से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर देते हैं, अपना जो पॉलिटी है उससे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान। तो उसी कड़ी में अपन पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान का इतिहास। इतिहास को जानेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का इतिहास अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में आती है तो वहीं से ही इसका प्रारंभ हो गया था। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक रही। जब 1857 की क्रांति होती है दोस्तों, तो उसके बाद जो एक्ट आता है उसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे अधिकार छीनकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास चले जाते हैं। जो भारत का शासन है वो किसके पास चला जाता था, ब्रिटिश ताज के पास चला जाता था। तो वहाँ तक अपने पास ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे भाई, किस प्रकार से ये भारत में आती हैं, क्या करती हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि अपने पास जो 1591 ईस्वी में जो रोल्फिच ब्रिटिश अधिकारी था, ये दोस्तों भारत और विश्व की यात्रा करता है। ठीक है, यात्रा कर ली भाई, फिर ये इंग्लैंड लौटता है। अब इंग्लैंड में जाके ये क्या कहता है भारत के बारे में, कि जो भारत है, भारत में उस टाइम पे कौन शासक था, अकबर था भाई, 1591 की ईस्वी के समथिंग। ठीक है, कि इसने बोला वहाँ की जनता से कि अकबर जो समकालीन विश्व है उसमें सबसे धनी व्यक्ति हैं तथा भारत की संपन्नता है उसकी जानकारी इंग्लैंड को देता है। अब वहाँ के वासियों को कहा भाई कि जो भारत है काफ़ी संपन्नशाली देश और वहाँ काफ़ी सारी चीज़ आ जाए। ठीक है, और जो अकबर जो वहाँ को सम्राट वो भी काफ़ी धनी व्यक्ति थे। अब ये ऐसा कह दिया भाई इसने, अब कह तो दिया, अब कह दिया तो वहाँ की जो लोग थे उन्होंने सुना कि भाई यहाँ पर यार भारत कौन सा देश है ऐसा जहाँ पर इतने कुछ हैं, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपन व्यापार कर सकते हैं। तो जो व्यापारी थे दोस्तों इंग्लैंड के, उन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो वहाँ के 100 व्यापारी थे उन्होंने मिलकर ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो व्यापारी थे वहाँ के, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो भारत में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली भाई। और जो रानी थी उस समय वो एलिजाबेथ प्रथम थी दोस्तों। उसने क्या किया, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए रॉयल चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि जो चार्टर था उस पर हस्ताक्षर कर दिया भाई, 15 वर्ष तक आप व्यापार करने चले जाइए भारत में। तो हो गया भाई, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वीकृति के लिए भाई, अब स्वीकृति तो वहाँ तो दे दी उसने एलिजाबेथ प्रथम ने। अब भारत में भी अगर व्यापार करनी आएगी तो भारत के जो सम्राट है दोस्तों उससे भी तो भाई परमिशन मांगनी पड़ेगी, जो भारत का शासन चला रहा है उससे भी परमिशन मांगनी पड़ेगी, उसके बिना परमिशन के कैसे आएगा। तो इसी के लिए 1608 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्वीकृति के लिए भारत आने वाला अंग्रेजी राष्ट्रदूत जो था वो विलियम हॉकिंस था। ठीक है, तो प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रदूत जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वीकृति के लिए भारत आया वो कौन था, विलियम हॉकिंस था।
ठीक है, जिसने जो जहांगीर हैं दोस्तों, अकबर के बाद जहांगीर आ गया था 1608 ईस्वी में, 1606 में अकबर मर गया था। ठीक है, तो 1608 ईस्वी में जहांगीर से उसने अनुमति ली। अब अनुमति तो ले ली और सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी, परंतु जो दोस्तों उस टाइम पे पुर्तगाली भी थे अपने भारत में, तो उन्होंने भाई इसका विरोध कर दिया कि हम क्यों करने देंगे भाई किसी को भी, हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो सूरत में फैक्ट्री है स्थापित नहीं हो पाई पुर्तगालियों के विरोध के कारण। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक क्या इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आया एग्जाम की दृष्टि से वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटेन में स्थापना होती है। एलिजाबेथ प्रथम ने इसे 15 वर्षों के लिए रॉयल चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परमिशन दे दी थी भाई 15 वर्ष तक आप व्यापार कर लो। 1608 ईस्वी में क्या हुआ, इस कंपनी की तरफ से एक अंग्रेजी राष्ट्रदूत यानी कि अधिकारी आता है भारत में जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति के लिए। ठीक है, कौन आता है भाई, विलियम हॉकिंस आता है, जिसने अनुमति मांग ली थी कि सूरत में आप, जो जहांगीर है उसने अनुमति दे दी कि सूरत में आप फैक्ट्री खोल सकते हो, लेकिन सूरत में अपने पास जो ऑलरेडी पुर्तगाली बैठे हुए थे दोस्तों, उन्होंने इसका विरोध कर दिया और फैक्ट्री स्थापित नहीं हो सकी। अब आगे चलिए भाई, आगे क्या स्टोरी आती है भाई। अब देखो 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारी बार आए। 1612 ईस्वी में जो कैप्टन बेस्ट हैं, इसके नेतृत्व में इंग्लैंड से नौसेना भेजी गई। अब नौसेना आई, उसका जो कप्तान था वो कैप्टन बेस्ट था। ठीक है, इसके नेतृत्व में नौसेना भेजी गई और समुद्री युद्ध सूरत के पास में विजय के बाद 1612 में पहली फैक्ट्री यानी कि व्यापारिक बस्ती सूरत में स्थापित की। अब देखो भाई इसका क्या है फंडा है, क्या किया भाई इन्होंने, कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में नौसेना आई। अब आई ना तो सूरत के पास आई, तो सूरत में ही पुर्तगाली हैं, तो पुर्तगाली और इंग्लैंड जो नौसेना थी इनके मध्य युद्ध होता है, समुद्री युद्ध। इसमें क्या होता है भाई, यह जो इंग्लैंड की नौसेना है ये जीत जाती हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं। अब हार गए तो भाई उनको तो हटना पड़ेगा। तो विजय के बाद जब 1612 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ पर स्थापित की भाई, सूरत में स्थापित की। ठीक है, आगे समझ में। 1612 ईस्वी में अपने पास जो इंग्लैंड की जो पहली फैक्ट्री हैं, जो व्यापारिक बस्ती हैं, वो कहाँ स्थापित होती हैं, सूरत में स्थापित होती हैं। आगे समझ में, आगे चलते हैं भाई। 1615 ईस्वी में क्या हुआ भाई, जो इंग्लैंड के राजा थे होम्स का राजदूत सर टॉमस रो भारत आया। अब देखो भाई, जो उस समय राजा थे होम्स, उसका एक राजदूत था दोस्तों सर टॉमस रो। ये क्या हुआ भाई, अजमेर में आता है जहांगीर के दरबार में। अब जहांगीर के दरबार में आ गया भाई सर टॉमस रो, तो इसने क्या किया भाई, जो जहांगीर है उसे इम्प्रेस कर लिया। इम्प्रेस कैसे किया भाई, जो व्यापार है उसकी अनुमति तो जहांगीर ने केवल सूरत में दी, लेकिन इसने क्या किया, जहांगीर को फंसाकर उससे पूर्णतः व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली। तो क्वेश्चन आता है भाई कि पूर्णतः व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो वो था दोस्तों सर टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में अजमेर को आया था। ठीक है, आगे समझ में, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। अब देखो भाई, सूरत में तो स्थापित होगी, फिर इसके बाद आगरा, अहमदाबाद, बड़ौच आदि स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक है, तो दूसरी फैक्ट्री आगरा, अहमदाबाद, बड़ौच ये स्थानों पर स्थापित की गई। यहाँ तक आगे समझ में पूरी चीज़ें आगे होगी। आगे चला, आगे को पॉइंट देखो। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की, जिसे बाद में मद्रास में स्थापित कर दिया गया। मद्रास का है, कर्नाटक में। तो यहीं पर अपने पास जो दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे, मुसलीपट्टनम। ठीक है, जिसे बाद में मद्रास में स्थापित कर दिया गया। और मद्रास में ही दोस्तों अंग्रेजों ने क्या बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज दुर्ग बनवाया था। जो सेंट जॉर्ज था इसी ने ही अपने नाम पर ही फोर्ट सेंट जॉर्ज दुर्ग बनवाया था। तो क्वेश्चन आ जाए फोर्ट सेंट जॉर्ज दुर्ग कहाँ है, तो मद्रास में। ठीक है, अब देखो भाई क्या हुई आगे भाई 1700 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में फोर्ट विलियम किले का और कलकत्ता नगर की स्थापना की। अब देखो 1700 ईस्वी में अंग्रेजा ने क्या करो, कलकत्ता में ही जो अपने पास बंगाल आता है उसमें कलकत्ता नगर की स्थापना की। कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। जो फोर्ट विलियम अंग्रेज अधिकारी था उसने उसके नाम पर ही फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। ठीक है, 17 फिर आगे चल लेते हैं, आगे समय निकला तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आपको पता है 1707 में हो जाओ जो मृत्यु।
अब देखो भाई, अब औरंगजेब मरता है तो मुगल साम्राज्य तो टूट फूट हो गयो। अब का वो जो अंग्रेज को प्रभाव अपना भारत पर लागू हो जाओ जो। तो अब इसी कड़ी में दोस्तों जो पलासी स्थान आता है, यहाँ पर युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ये क्वेश्चन बहुत सारी बार प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ। तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया, बंगाल में अपने साम्राज्य की अप्रत्यक्ष नींव प्लासी के युद्ध से डाली। कैसे डाली भाई, जो अपने पास जो प्लासी का युद्ध होता है, ये रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज अधिकारी था इसके और जो बंगाल का नवाब था दोस्तों सिरोजुद्दौला, इसके मध्य होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, सिरोजुद्दौला को हरा देता है। ठीक है, हरा दे तो वहां पर पूरा अधिकार किसको हो गयो, अंग्रेजा को हो गयो। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की अप्रत्यक्ष नींव डाली थी वो प्लासी के युद्ध से डाली थी। ये इंपॉर्टेंट युद्ध था। इसके बाद आता है अपने पास बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। जो कैप्टन मुनरो था दोस्तों, ठीक है, इसने क्या किया, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को भाई कैप्टन मुनरो ने हरा दिया ना। और कौन जीत गया, कैप्टन मुनरो जीत गया। अब जीत तो गया तो यानी कि अब तो पूरी तरीके से क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका प्रभाव आ गया भाई बंगाल पर। फिर क्या होता है भाई, 1765 ईस्वी में, इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के एक साल बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इनके मध्य भाई साहब इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद की संधि किन किन के मध्य हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के समय। कब हुई, 1765 ईस्वी में संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल पर कंपनी का शासन स्थापित हुआ। वो तो वहीं होगी जो भाई जहाँ तहीं जहाँ बक्सर को युद्ध जीत लियो जो वहीं होगी जो, तो संधि तो फिर फॉर्मेलिटी थी। ठीक है, तो बंगाल पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया भाई, उसे राजस्व के अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। तो दोनों युद्ध याद रखना, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर प्रभाव, कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से आई, किस तरीके से इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली, किस तरीके से इन्होंने अपना प्रभाव स्थापित किया। आगे चलिए भाई, अगला पॉइंट आता है कि 1765 में जो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना वो रॉबर्ट क्लाइव बना था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई, क्या क्या मुख्य बिंदु हैं वो रिपीट कर देता हूँ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वो कब होती है, ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। ठीक है, 15 वर्ष के लिए इसे व्यापार की अनुमति एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दे दी जाती है। 1608 ईस्वी में जो प्रथम अंग्रेजी अधिकारी आया था परमिशन के लिए, वो कौन आया था, विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। सूरत में फैक्ट्री खोलनी थी लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के चलते सूरत में फैक्ट्री नहीं खुल पाई। फिर काय हुई, अंग्रेज पागल हो गया। फिर 1612 में फिर वापस हुआ ना, काय भेजो भाई, कैप्टन बेस्ट भेजो, नौसेना लेयर। ठीक है, कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में नौसेना आती है और समुद्र में वो समुद्री युद्ध होता है एक पुर्तगालियों से इनका, जिसमें ये जीत जाते हैं भाई इंग्लैंड, ये जो ब्रिटिश हैं ये जीत जाते हैं। अब जीत गए तो पुर्तगाली का तो जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। तो फिर इन्होंने 1612 ईस्वी में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो सूरत में की थी। आगे का है वो जो 1615 में इंग्लैंड के जो राजा थे होम्स, उसने राजदूत को भेजा था भाई सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है अजमेर, और इसने भाई जहांगीर को इम्प्रेस करके पूर्णतः व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जो पूर्णतः व्यापार की अनुमति प्राप्त करता है वो सर टॉमस रो था। आगे समझ में यहाँ तक। इसके बाद क्या हुआ भाई, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, मछलीपट्टनम में की थी, जिसे बाद में मद्रास में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है अपने पास कि 1700 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में कलकत्ता नगर स्थापित किया और कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण करवाया था 1700 ईस्वी में। ठीक है, प्लासी का युद्ध आता है, औरंगजेब तो चले गए भाई, अब के बाद तो अंग्रेज को मजो। तो भाई प्लासी का युद्ध हो 23 जून 1757 में। तो 1757 में काय हुई, अंग्रेजों ने जो बंगाल को नवाब जो सिरोजुद्दौला उसको हरा दिया भाई।
और एक तरीके से इस युद्ध के बाद इनकी अप्रत्यक्ष नींव बंगाल पर डल जाती है कि भाई बंगाल अब अपना शासन कर सके जब। फिर उसके बाद ही जस्ट उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें जो कैप्टन मुनरो था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, उसने भाई उसके नेतृत्व में जो विजय हो जाती है ब्रिटिश, ये किस किस को हरा देती, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजादुल्ला को और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हरा देते हैं। और उसके बाद फॉर्मेलिटी टाइप में 1765 में जो इलाहाबाद संधि होती है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, ठीक है, संधि के बाद अपने पास जो बंगाल है उस पर कंपनी का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है और उसे राजस्व के अधिकारी प्राप्त हो जाते हैं। भाई करवरा अब यही ले होगा, अब परेशान कर गए भारतीय लोगों ने। 1765 में बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बनता है वो रॉबर्ट क्लाइव बनता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया पूरा समझ में, पूरी स्टोरी क्या थी। आगे चले भाई, आगे चलते हैं। अब जो आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों जो भारतीय संविधान के विकास की जो प्रक्रिया का प्रथम चरण था, वो था दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे व्यवस्थापन कानून भी कहा जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो आ गई भाई, अब एक्ट पारित करे जी अलग अलग प्रकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो भाई 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये क्या था दोस्तों, जो कंपनी थी दोस्तों एआईसीसी के द्वारा ये लागू किया गया था। ये दोस्तों ब्रिटिश में जो अपने पास ब्रिटिश संसद है उससे पारित पहला अधिनियम था। भाई पहला एक्ट आ रहा है तो ये पहला अधिनियम होगा। तो ये ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ द्वारा भेजा गया था। उस समय कौन था भाई, 73 के समय लॉर्ड नॉर्थ वहाँ का पीएम था, तो उसी के द्वारा ये भेजा गया था। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं क्या है भाई। ये कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने हेतु ये भेजा गया था, ये पारित किया गया था। अब कंपनी चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी, भ्रष्टाचार भी होगा, कोई पैसा भी लेगा, ड्यूटी भी काम करेगा, कुप्रशासन भी होगा, ठीक है। तो इसे दूर करने के लिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ द्वारा भेजा गया था, जो कि भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण था। ठीक है, यहीं से जनरेट हुआ था भारतीय संविधान की विकास की प्रक्रिया। ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लागू किया गया। ये कब किया गया, 1773 में किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये ब्रिटिश संसद से पारित पहला अधिनियम था। ठीक है, ब्रिटिश संसद से पारित पहला अधिनियम कौन सा था, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत क्या किया गया भाई, इसके प्रावधान देखो, एक्ट तो पारित कर दिया, अब इसमें क्या कहा है भाई, क्या किया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है भाई, गवर्नर जनरल की पद की शुरुआत कौन से एक्ट के थ्रू हुई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुई। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन बना भाई वो भी देखो। अब बंगाल के गवर्नर उस टाइम पे इस 73 के समय तो कौन था बंगाल का गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल, मद्रास व बम्बई का गवर्नर जनरल बना दिया। जो उस समय 3 महानगर होती थी, बंगाल था, मद्रास था, मुंबई था, उसका गवर्नर जनरल किसे बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। इसकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। जो गवर्नर जनरल था दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसकी सहायतार्थ हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें एक तो स्वयं गवर्नर जनरल होता था, 3 अन्य सहायक अधिकारी होते थे। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अगला जो प्रावधान था इसमें क्या किया गया, 1774 ईस्वी में इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे अपने सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दोस्तों, की स्थापना कलकत्ता में की गई। उस समय जो नाम दिया गया था दोस्तों इसका, वो फोर्ट विलियम दिया गया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम वो है अपने पास, तो इसी का नाम इस पर आधारित दे दिया। तो याद रखना 1774 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जिसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश होता था तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, टोटल 4 हो जाए। ठीक है, जो समय मुख्य न्यायाधीश बने थे प्रथम, वो बने थे दोस्तों एलिजा एम्फ्रे। ये इंपॉर्टेंट है, एलिजा एम्फ्रे जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, आगे समझ में। तो ये था भाई दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे समझ में पूरा। आगे चलो भाई, आगे चलते हैं। अब आता है भाई अपने पास 1781 का संशोधित अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट। अभी ये क्यों आया भाई, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रहेगी, उन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों को समाप्त करने हेतु ये एक्ट
पारित किया गया। तो 1781 का संशोधित अधिनियम, यानी संशोधन को क्या बोलते हैं, अमेंडिंग बोलते हैं अपन। तो अमेंडिंग एक्ट 1781 का, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी त्रुटियों को समाप्त करने के लिए आया था। ठीक है। इसी के बाद दोस्तों जो पॉक्स इंडिया बिल था, ये 1783 ईस्वी में जो पीएम था वहाँ का, ब्रिटेन का पॉक्स था, इसके द्वारा भेजा गया, जो कि असफल रहा। ठीक है। और ये जो फॉक्स इंडिया बिल है, ये जब इसने निकाला तो इसके चलते इसकी सरकार भी गिर गई थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना, फॉक्स इंडिया बिल 1783 ईस्वी में आया था। ओके, चलिए आगे भाई। तो आ गया ना समझ में, दो एक्ट पढ़े अभी तक इंपॉर्टेंट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का संशोधित अधिनियम, जो कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी त्रुटियों को समाप्त करने के लिए ही भारत में आया था। आ गया समझ में। अब आता है भाई इंपॉर्टेंट जो एक्ट हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उसी का इतिहास जान रहे हैं। यहाँ से इतिहास से क्वेश्चन आता है दोस्तों डेफिनेटली। ठीक है, और जो मैंने स्टार लगा रखे हैं, वो जो क्वेश्चन लगा रखे हैं, वो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देखिए अब पढ़ेंगे भाई पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभाव स्थापित करने के उद्देश्य से इस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब का वो जो भाई ब्रिटिश, यहाँ पर आपने भारत में तो का ईस्ट इंडिया कंपनी से, और वहाँ ब्रिटेन में का ब्रिटिश संसद से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में है तो पूरा प्रभाव इसका ही है, व्यापार भी ये करी, राजनीतिक कार्य भी यही कर रही है, पूरा कंट्रोल कहाँ के ऊपर से, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से। लेकिन वहाँ पर जो ब्रिटिश संसद बैठी हुई है, उसने क्या सोचा कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर तो है सही, लेकिन अपने ऊपर कैसे लाया जाए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभाव बनाओ अपना। तो क्या किया ब्रिटिश संसद ने, ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसे पारित किया था 1784 को। ठीक है, ये पीएम था उस समय, पिट वहाँ का ब्रिटेन का, उसी के द्वारा ये पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत क्या किया गया है दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे वो अलग अलग कर दिए भाई। अब देखो कैसे करिए भाई, जो राजनीतिक कार्य थे उन पर नियंत्रण के लिए, जो राजनीतिक कार्य थे भारत में उन पर नियंत्रित करने के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय वाला नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। कितने सदस्य था ये, 6 सदस्य थे भाई, 6 सदस्य था इनमें। ठीक है, कोई दिक्कत आगे समझ में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनको उन पर नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया। कहाँ पर किया गया, इंग्लैंड में ही किया गया था। ओके, अब भाई देखो इस अधिनियम द्वारा जो देश शासन है की व्यवस्था की शुरुआत हुई। देश शासन का मतलब दो सरकारों द्वारा शासन, एक तरह से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो देश शासन किस प्रकार से था कि जो व्यापारिक थे, जो व्यापारिक शासन था वो कौन चलाएगा, कंपनी चलाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। जबकि जो राजनीतिक जो प्रशासन था वो कौन चलाएगी, संसदीय बोर्ड चलाएगी भाई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चलाएगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो राजनीतिक कार्य थे उसके नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। तो दूसरा जो संसदीय बोर्ड बनाया था वो तो क्या देखेगा, राजनीतिक कार्य देखेगा, और कंपनी क्या संभालेगी भाई, व्यापारिक जो प्रशासन है उसे संभालेगी। तो इस अधिनियम के द्वारा देश शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, किसी के कौन से एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, आगे समझ में, आगे चले। अब देखो भाई आगे का पॉइंट आता है अपने पास, कंपनी के भारतीय क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। जो कंपनी के जो भारतीय क्षेत्र थे जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था उसके क्षेत्र में था, उसी क्या किया गया कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश है भाई, ये कर लिवाना तो मनमर्जी। ठीक है, तो क्या वो आ जाते हैं यहाँ पर बिंदु निकल के कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, सर्वप्रथम जो कंपनी के भारतीय क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश इस एक्ट के थ्रू ही कहा गया था। ठीक है, तथा कंपनी के कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की भेंट लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब जो कंपनी का कर्मचारी जा वो कोई भी अन्य व्यक्ति से कोई भेंट न लेगा, ये भी प्रतिबंध लगा दो भाई। ठीक है, भेंट लेगा तो करप्शन हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। ठीक है, उसी की दूर करने के लिए पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे, तो यहाँ पर ये प्रतिबंध लगा दिया भाई। ये था भाई दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे समझ में, इंपॉर्टेंट यहाँ से दो ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक एग्जाम में, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से क्वेश्चन आया और एक देश शासन की व्यवस्था कब शुरुआत हुई, कौन से एक्ट के तहत हुई,
तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई। आ गया समझ में पूरा? ठीक है, चलिए आगे। अब देखो भाई, इसके बाद आता है भाई दोस्तों 1786 ईस्वी का अधिनियम। छोटा सा का अधिनियम है, बस इसमें एक क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया हुआ है। जो 1786 का अधिनियम था, जिसके तहत क्या था दोस्तों, जो पूरी शक्तियाँ थी वो जो गवर्नर जनरल को सौंप दी, यानी कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सौंपी गई। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ कब, कौन से एक्ट के तहत सौंपी गई? 1786 ईस्वी के अधिनियम के तहत। ठीक है, परिषद के निर्णय लेने के अधिकार को निरस्त कर दिया गया। जो परिषद बनाई थी दोस्तों, वो कोई निर्णय नहीं लेगी भाई। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी 1+3 वाली, 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल, तो पूरा जो अधिकार दे दिया वो गवर्नर जनरल को दे दिया। भाई जो भी आपको डिसीजन लेना है आप स्वयं लीजिए, परिषद के जो अन्य 3 हैं उनका कोई अधिकार नहीं है, वो कोई भी अपने क्या कहते हैं निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, ये था भाई ये एक्ट, ऐसा किया है इन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था दोस्तों? लॉर्ड कार्निवाल्स था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ कब सौंपी गई थी? तो ये 1786 का जो अधिनियम था उसके तहत सौंपी गई थी। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अपन आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊंगा, पूरी पॉलिटी कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, जो भी आपके दोस्त मित्र हो सभी को जोड़ दीजिए। इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके नोट्स भी मेकिंग हो जाए, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जो मैंने लगा रखा है क्वेश्चन जो कोई अंडरलाइन कर रखा है उसे आप ऐसे कैसे अंडरलाइन करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट हो जाता है। जब आप रिवाइज करोगे तो काफ़ी जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो भाई अपन ये पढ़ा, आज ये में क्या क्या पढ़ा? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से बनी, किस प्रकार से भारत में आई, किस प्रकार से उसका प्रभाव स्थापित हुआ, किस प्रकार से उसने यहाँ पर शासन संभाला। फिर उसके बाद भाई साहब जो अपने पास ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसने भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना अधिकार जमाया। ठीक है, जो अपने पास अलग अलग एक्ट आए, अभी तक अपने 3-4 एक्ट पढ़े हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा 1773 ईस्वी का, फिर उसी को संशोधित करने के लिए 1781 का एक्ट आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है अपने पास 1784 ईस्वी का, फिर उसके बाद 1786 का अधिनियम आता है। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे अपन अगले वीडियो में, इसको रिवाइज करके आप कल आना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।